काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में तेजी से बर्ड फ्लू के दस्तक देने और पक्षियों की मौत होने के बाद सारनाथ स्थित मिनी जू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिनी जू में पक्षियों के बाड़े के नजदीक किसी भी पर्यटक को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। दूर से देखने की नसीहत दी जा रही है। इसके साथ ही मिनी जू में शुक्रवार को दवा का छिड़काव करने के साथ कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके साथ ही मिनी जू में शुक्रवार को दवा का छिड़काव करने के साथ कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया। कर्मचारियों को रोज साफ सफाई करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं मूलगंध कुटी विहार स्थित मिनी जू में हवालेस, व्हाइट शार्क, सारस, वजरी, लाल मुनिया, लव बर्ड, सन पैराकिट, काकाटिल समेत कई प्रजाति के पक्षी रहते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर के वन कर्मियों को सचेत कर दिया गया है। किसी भी बाहरी पक्षियों को मिनी जू में नहीं लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी बाड़े के आसपास मंडराने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें देखते ही कर्मचारी जोर जोर से आवाज करने लग रहे हैं, जिससे कि वे वहां से भाग जाते हैं। यदि पक्षियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन पाया जाता है या बर्ड फ्लू जैसा कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तत्काल उनको पशु चिकित्सालय ले जाकर के उनका परीक्षण व उपचार कराया जाता है। जिस तरह से बर्ड फ्लू चल रहा है उसको देखते हुए प्रदेश में हालांकि अभी कोई केस नहीं मिला, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर क्या काम कुछ किया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर अभी तक हमारे प्रदेश में किसी प्रकार का इंसिडेंस नहीं हुआ है। फिर भी बनारस में गंगा किनारे साइबेरियन पक्षियों का आना होता है, आ भी रहे हैं और एक प्रैक्टिस है, लगभग ये पहले से चला आ रहा है कि लोग पक्षियों को दाना खिलाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है, निर्देश दे दिया है दशाश्वमेध थाने को और जल पुलिस को कि इस कार्य को जो लोग कर रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि उससे बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, किए हैं और लगातार इसको हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि लोग इसको दाना पक्षियों को न खिलाएं। हमारा नाम अमित कुमार दुबे है। हम यहाँ पे चिड़ियाघर में बंद होगा तब तक चावल है। अमित जी, बर्ड फ्लू का कहर चल रहा है और पूरे देश में बर्ड फ्लू का धीरे धीरे कहर बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह इस दौरान चिड़ियाघर में किस प्रकार की तैयारियाँ की जा रही है और क्या आप लोगों से अपील कर रहे हैं? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू जो बीमारी फैली हुई है इसके बारे में सबसे पहले तो वो जागरूक रहें। जो है चीज़ें अब तमाम टीवी पे जो है दिखाया जा रहा है कि नहीं कहाँ कहाँ बर्ड फ्लू फैल रहा है, तो इसको जाने समझें और क्या सावधानियाँ हैं। उसमें सावधानियाँ ये है कि कोई भी अगर चिड़िया पक्षी अचानक से कहीं गिरा पड़ा या फिर झुलमुलाहट की अवस्था में दिखाई देता है तो उसको सबसे पहले तो उससे छुएँ नहीं, जो हाथ से, नंगे हाथ से न छुएँ। और फिर उसके बाद जो है कि तुरंत उसके बाद चिकित्सा अधिकारी या फिर वन विभाग को या फिर पुलिस, कहीं भी जहां उनको तत्काल समझ में आए कि हम यहाँ सूचित करना चाहिए वहाँ उसको सूचित करें, जिससे उसको तुरंत जो है रेस्क्यू करके और फिर उसका जो है कि ब्लड सैंपल इकट्ठा करने की व्यवस्था हो सके, ताकि ये बर्ड फ्लू से है या फिर किसी अन्य बीमारी से है इसकी पुष्टि हो सके। वाराणसी के रामनगर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की मासिक बैठक एमएलसी लक्ष्मण आचार्य के विद्यालय में संपन्न हुई, जिसमें वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष आरपी सिंह ने 60 साल के ऊपर हो चुके नागरिकों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस बैठक का उद्देश्य 60 साल के हो चुके नागरिकों को अपनी संस्था में जोड़ना है। इस दौरान उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहने का भी संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन मित्राचार्य ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता रुद्र प्रताप सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन राम दीक्षित ने किया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की बैठक में मुख्य रूप से नारायणी प्रसाद, कमरुद्दीन, रामलोचन यादव, विपिन सिंह, कल्पनाथ सिंह, राजकुमार मालाकार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कि किस तरह की बैठक थी आपके वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति की? ये आज इस महीने की दूसरी रविवार है और संबंध में यहाँ मासिक बैठक होती है। जी जी जी, ये आम चर्चा। तो आज सदस्य भी बनाए गए हैं क्या? कुछ नए सदस्य भी? नहीं, सदस्य पहले के बने, उनको सम्मानित किया गया है। उनको सम्मानित किया गया है। तो ये बैठक का क्या उद्देश्य है? बस वरिष्ठ नागरिक के कल्याण समिति के उत्थान की बात है यहाँ पे।
माहेश्वरी भवन में भारत विकास परिषद वाराणसी सिटी और माहेश्वरी क्लब ने संयुक्त रूप से एक वृहद रक्तदान कैंप का आयोजन किया। यह रक्तदान स्वर्गीय भोलेनाथ बरनवाल के पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दयाशंकर मिश्र और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री की उपस्थिति दर्ज हुई। वाराणसी सिटी और माहेश्वरी क्लब ने संयुक्त रूप से एक वृहद रक्तदान कैंप का आयोजन किया। दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इस रक्तदान कैंप में 70 यूनिट रक्तदान किया। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक की कुशल चिकित्सकीय टीम एवं डॉक्टर R.K. मिश्रा और जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर लगाया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभूति कपूर, रवि सारड़ा, शिरीष तिवारी, सुदीप टंडन, आशीष सोनी, बालकिशन असावा, मनीष काबरा, पूजा कोठारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम रवि सारड़ा है और वर्तमान में मैं माहेश्वरी क्लब से जुड़ा हुआ हूं और भारत विकास परिषद का उपाध्यक्ष भी हूं। आज ये वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप था जो कि स्वर्गीय भोलानाथ बरनवाल की स्मृति में हम लोगों ने आयोजित किया। भारत विकास परिषद और माहेश्वरी क्लब दोनों लोगों ने संयुक्त तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में करीब 80 यूनिट हम लोगों ने टारगेट किया और अब तक 60 यूनिट्स ब्लड डोनेट हो भी चुका है, जिसमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सब लोगों ने साथ दिया। इस बार इस ब्लड कैंप की सबसे खास बात ये थी कि इस बार प्रथम रक्तदाता बहुत लोग थे। मेरे ख्याल से करीब 15 लोगों ने ऐसे लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया ब्लड। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर खरवार समाज द्वारा मीटिंग बुलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से समाज में हो रही खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र के संबंध में की बड़ी मुद्दों पर चर्चा। खरवार समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जाति प्रमाण पत्र के संबंध में चर्चा की गई। ग्राम पंचायत चुनाव में खरवार जाति का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भी बात की गई। बैठक की अध्यक्षता रवि खरवार द्वारा किया गया। बैठक में अरविंद कुमार सिंह, चतुर्गुण खरवार, अनिल सिंह खरवार आदि लोग उपस्थित रहे। मैं चतुर्गुण खरवार हूँ, बनाल जिले में प्रैक्टिस करता हूँ वकालत, और मैं जात खरवार से संबंधित हूँ। तो क्या आज किस तरह का बैठक कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने एक खरवार समस्याओं पर, जो शासन प्रशासन द्वारा खरवार समाज के साथ भेदभाव दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी पहचान को लेकर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग उसी के संबंध में एक मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद मीटिंग के बाद शासन प्रशासन में अपनी बात को रखेंगे कि हमारे समाज के साथ भेदभाव न किया जाए, उनको प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनका भी हक समाज में मिले। इसी बात पर हम लोग जो है समाज में एक मीटिंग रखें। मेरा नाम अनिल खरवार है, मैं अखिल भारतीय खरवार शिक्षक महासभा का प्रदेश सचिव हूँ। आज किस तरह का बैठक हो रहा है? आज हम लोगों ने जिस तरीके में हम लोगों के साथ पूरे प्रदेश में हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए, न कि हम लोग 5 जिले में सीमित है इससे। और ये सरकार नहीं चाहती है कि जो है हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बने। और इस समय ग्राम पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को हर जगह भागीदारी मिले। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के सराय नंदन खोजवा में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। खोजवा सराय नंदन इलाके में अचानक आकर के 2 युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राजेश विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जो कि पेशे से बिजली विभाग में अस्थायी कर्मचारी था। वो खाना खा करके अपने काम की तरफ वापस जा रहा था कि तभी 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और उसे गोली मार देते हैं। बताया जा रहा है कि युवक के सिर में बदमाशों ने गोली मारी है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और गोली की आवाज सुनकर के आसपास के लोग जब बाहर आए तब बदमाश वहां से फरार हो चुका था। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस की टीम के द्वारा व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वक्त घटनास्थल से लेकर के ट्रॉमा सेंटर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी, एसएसपी अमित पाठक भी वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल में घटना का क्या कारण है ये तो पता नहीं चल सका है। वहीं फिलहाल अभियुक्त भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। हाँ सर, सर कैसी घटना हुई है सर? अब तक मरा है जिंदा सर?
जो ये घटना स्थल है ये खोजवा क्षेत्र में सराय नंदन जगह पड़ती है, ये थाना बेलोपुर में। एक लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति को 2 लोगों ने गोली मारी है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर में उसकी मृत्यु हो गई है। और ये व्यक्ति अपनी ड्यूटी पॉइंट पर जा रहा था, एक बाइक पर था। और जिन लोगों ने घटना करी है उनके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, कुछ प्रारंभिक जानकारी मिल भी गई है और शीघ्र ही घटना में जो अभियुक्त शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके घटना के मोटिव का हम लोग पता करके फिर आपसे शेयर कर लेंगे। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित सराय नंदन में बीती रात अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों द्वारा राजेश विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर सपा प्रतिनिधि दल महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों से मुलाकात कर दोषियों की सजा दिलाने की बात कही गई। सपा प्रतिनिधि दल सरकार से 25 लाख रुपए एवं एक सरकारी नौकरी परिजनों को देने की सरकार से मांग की। बेलोपुर थाना अंतर्गत स्थित सराय नंदन खोजवा में बीती रात अस्थायी बिजली कर्मचारी राजेश विश्वकर्मा की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर फरार हो जाने के संदर्भ में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के सपा प्रतिनिधि दल ने महानगर अध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा एवं उपाध्यक्ष डब्लू कुमार मौर्य के नेतृत्व में परिजनों से मिलकर के घटना के विषय में जानकारी प्राप्त की। वहीं परिजनों ने बताया कि वो घर से खाना खाकर ड्यूटी पर जा रहा था, जहां पर सराय नंदन एरिया में अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि उसका किसी से भी वाद विवाद नहीं था। पोस्टमार्टम हाउस आए हैं, क्या बातें हुई? आज हम लोग समाजवादी पार्टी का और विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग आए थे। कल रात में विश्वकर्मा समाज के गरीब परिवार का बिजली कर्मी जो संविदा पर था, उसका कल रात को गोली मार के हत्या कर दी गई। और हत्या की खबर सुनकर हम लोगों ने रात को पुलिस प्रशासन से वार्ता भी किया था और आज हम लोग आए हैं और हम उनके परिजनों से मिले हैं, उनके पिता से मिले हैं। और इस मामले को कल हम लोग जो है डीएम और एसएसपी से मिलकर इस मामले का जांच करने के लिए मांग करेंगे। उच्च स्तरीय जांच हो और जांच के पीछे जो भी हमलावर हैं वो चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमारा जिला प्रशासन से मांग होगा कि कम से कम मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का आर्थिक सहायता और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। ये कल मैं डीएम से मिलके इस मांग को उनके पटल तक मैं रखूंगा। कल सराय नंदन में संविदा एक बिजली कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो किस तरह इस घटना को देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है ये बहुत सोचने का विषय है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन योगी बाबा के ऊपर कोई कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और धर्म जो कि धर्म के नाम पे सरकार बनाने वाले, सरकार चलाने वाले लोग, पुजारियों ने जिस तरह बधाइयों में घृणित कृत्य किया, उसका भी ये जवाब दें कि ये आखिर ये धर्म को कहाँ ले जा रहे हैं। मंदिर का पुजारी का क्या महत्व रह गया। वाराणसी के सुदामापुर विनायका क्षेत्र में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बिरदोपुर वार्ड का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें महानगर कांग्रेस कमेटी ने बिरदोपुर वार्ड में सृजन अभियान चलाया। कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि बिरदोपुर वार्ड के गठन के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें वार्ड अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। प्रियंका गांधी के निर्देश पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वार्डों में जाकर के वार्ड कमेटी और बूथ कमेटी का निर्माण किया जा रहा है। वार्डों में घूमकर के निचले स्तर के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और नई रणनीति तैयार की जा रही है। जी, अपना परिचय बता। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हम सब इस बिरदोपुर वार्ड गठन के लिए हम सब यहाँ पे वार्ड की मीटिंग बैठे हैं। यहाँ पे हमारे वार्ड अध्यक्ष का चुनाव होगा, वार्ड प्रभारी का चुनाव होगा और प्रियंका जी के निर्देश पे पहली बार ऐसा हो रहा है वार्डों में जाकर के वार्ड कमेटी और बूथ कमेटियों का निर्माण किया जा रहा है और निचले स्तर से वहाँ हम जाकर के उन वार्डों के लोगों से मिल रहे हैं, उनके समस्याओं को ले रहे हैं और उस पर आगामी रणनीति तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।
एक तरफ जहां प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो दरिंदगी महिला के साथ की गई है उससे लोगों की रूह कांप गई है, जिसके संदर्भ में लगातार पूरे प्रदेश में महिलाएं सरकार का विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में वाराणसी में भी सड़क पर उतरी महिलाएं। बदायूं में हुए गैंगरेप के बाद वाराणसी में भी महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। गैंगरेप के बाद पीड़िता की निर्मम हत्या से पूरे प्रदेश सहित देश में महिलाओं द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में सामाजिक संगठन की महिलाओं ने भी सड़क पर उतरकर सरकार का कड़ा विरोध किया, सरकार विरोधी नारे भी लगाए। महिलाओं ने सरकार पर लगातार यूपी में बढ़ते हुए रेप पर अंकुश लगाने की मांग की। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की भी मांग की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। साथ ही महिलाओं ने कहा कि बदायूं में रेप होने के बाद उसकी हत्या किए जाने के बाद भी प्रशासन मौन रही। लगातार दबाव बनाने के बाद यूपी पुलिस ने केवल महंत को गिरफ्तार कर खाना पूर्ति की है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पीड़िता के परिवारिक जनों को न्याय दिलाने के साथ ही योगी सरकार के विरोध में नारे लगाए कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज करेंगे। क्या कानून का वो राज था जो आपने हाथरस घटना में किया? जिस तरीके से लड़की को दिन रातों रात जला दिया गया, उसकी लाश भी नहीं दी गई, क्या ये कानून के राज में हो सकता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ योगी जी कि बताइए क्या ये कानून का राज है? और आज बदायूं के अंदर जिस तरीके से वो महिला रोहनिया थाना क्षेत्र के बसंतपट्टी गांव के चौहान बस्ती में शनिवार को दोपहर में खेलते समय नहर में डूबने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शुभम चौहान जौनपुर जिले के काहड़े गांव का निवासी था। वो विगत कई दिनों पहले अपने नाना अर्जुन चौहान के घर पर घूमने के लिए गया हुआ था। रोज की तरह ही मृतक शुभम अपने घर के आसपास खेल रहा था। तभी खेलने के दौरान अचानक गंगा नहर के पानी में फिसलकर गिर गया, जहां पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। वाराणसी सेवापुरी कपसेटी थाना क्षेत्र के कुरु गांव में एसडीएम के आदेश पर राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में लगभग 10 सालों से आवंटित जमीन को कब्जा कर लिया गया। वाराणसी सेवापुरी कपसेटी थाना क्षेत्र के कुरु गांव में लगभग 10 सालों से आवंटित जमीन पर एसडीएम पिंडरा जयप्रकाश के आदेश पर राजस्व निरीक्षक अनिल सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल हरिराम व संदीप सिंह सहित राजस्व टीम और धवलगंज पुलिस चौकी के इंचार्ज मधुकर सिंह व पुलिस बल के मौजूदगी में नन्नू राजभर, सीता देवी, लल्लू राजभर, पारस विश्वकर्मा सहित दर्जनों पट्टा धारकों को कब्जा दिलाया गया। वहीं आपको बता दें कि बीते वर्ष 2008 में और 2014 में कुल 83 लोगों को पट्टा किया गया था, जबकि इसके पहले 4 बार पुलिस की टीम और संबंधित अधिकारी मौके पर आके वापस भी लौट चुके थे, लेकिन पट्टा धारकों को कब्जा नहीं मिल पाया था। वहीं कुरु गांव के पट्टा धारकों ने गांव के ही पंकज कुमार के सहयोग से तहसील दिवस पर पिंडरा तहसील में मिले पट्टा को कब्जा दिलाने का उप जिलाधिकारी पिंडरा के यहां आवेदन किया था। वाराणसी के सामने घाट स्थित शास्त्री पुल बना सुसाइड पॉइंट। आए दिन बढ़ रहे आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए रामनगर के नगर पालिका के सभासद संतोष कुमार शर्मा ने सुसाइड पॉइंट बताते हुए वरुणा पुल की तर्ज पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जाली लगाने की मांग की। सामने घाट स्थित शास्त्रीय पुल बन गया है सुसाइड पॉइंट। सभासद ने वरुणा पुल के तर्ज पर जाली लगाने की मांग की। आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए रामनगर के नगर पालिका के सभासद संतोष कुमार शर्मा ने सुसाइड पॉइंट बताते हुए वरुणा पुल की तर्ज पर जाली लगाने की मांग की थी, जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। सभासद संतोष शर्मा ने बताया कि यहाँ पुल खुला होने के कारण आए दिन आत्महत्या की घटनाएं होती रहती हैं, जिसका असर यहाँ के लोगों पर भी पड़ता है। घर में रहने वाले बच्चे एवं अभिभावक हमेशा डरे व सहमे रहते हैं कि किसी घर में लड़ाई झगड़ा होने के बाद कहीं ऐसी घटना न घट जाए, जिसको लेकर के मैंने विधायक सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य से भी जाली लगवाने की मांग की थी। पुल के दोनों तरफ रामनगर थाना एवं लंका थाने के सिपाही हो रही घटनाओं से आए दिन परेशान रहते हैं। आप यहाँ धरने भी बैठे थे, किससे मांग किए थे आप? हम माननीय विधायक जी से भी कह चुके हैं, माननीय विधायक श्री सौरभ चंद्र श्रीवास्तव जी से अवगत करा चुके हैं और वो जो है कि आश्वासन भी दिए हैं। माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी से जो एमएलसी हैं उनसे भी अवगत करा चुके हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन को भी मालूम है, उस पार भी लंका थाना भी जानता है।
यहाँ ACM, इसके पहले SDM थे प्रमोद पांडे जी, उनको भी हमने अवगत कराया। और ACM इस समय पंचम है, इस समय उनको भी हमने जो है कि पुष्पेंद्र पटेल जी को भी हमने अवगत कराया इस मामले में कि ऐसा जो है कि यहाँ जाली लग जाए तो बढ़िया होगा। जो है आए दिन यहाँ सुसाइड करने की खबरें आती रहती है, तो अगल बगल का वातावरण कैसा है? अगल बगल का जो वातावरण है, इस सुसाइड पॉइंट को देखते हुए यहाँ जो प्रतिदिन हर दूसरे तीसरे दिन घटनाएं घट रही हैं, और इसको देखते हुए यहाँ के बच्चों के साथ साथ यहाँ के जो बच्चों के अभिभावक हैं वो भी मानसिक रूप से ग्रसित हो जा रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न हो रही कि अगर गुस्से में आ रहे तो वो भी अपने परिवार को धमकी देकर चल दे रहे हैं कि नहीं हम जान दे देंगे। इस तरह की बातें मतलब आनी शुरू हो गई हैं। वाराणसी सेवापुरी जनसा थाना क्षेत्र के सरौनी गांव में एक बगीचे से मिट्टी उठाने पर मना करने पर मनबड़ों ने विधवा महिला सहित परिजनों को पीटा। मारपीट में महिला बुरी तरह घायल हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंगों को धर दबोचा। वाराणसी सेवापुरी जनसा थाना क्षेत्र के सरौनी गांव में शनिवार को बाग से मिट्टी उठाने को लेकर के मना करने पर मनबड़ों द्वारा एक विधवा महिला सहित परिजनों की लाठी डंडों से पिटाई करने का मामला सामने आया है। सरौनी का आज क्या हुआ था सुबह आपके यहाँ? आज सवेरा बाग में से मट्टी ले जात न साहब बोले है वह मारलन, हमारे लड़का जात न सबके पटक पटक के मलन बताऊ कि हमें हमारे बेटवा के वो बाग आपका था? हमारे बाग साहब। और कौन कौन लोग मारे हैं? वो मल्लेबान, फुकलू, डबलू और बबलू। अच्छा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में BA सेमेस्टर शिक्षक संघ ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर अपनी 4 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन कुल सचिव को सौंपा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के BA सेमेस्टर शिक्षक संघ ने समस्त छात्र छात्राओं के साथ कुल सचिव को अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा, जिनमें प्रमुख मांगें निम्नलिखित थीं। द्वितीय सेमेस्टर का घोषित परीक्षा परिणाम 8 जनवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम सोमवार 11 जनवरी 2021 को घोषित कर दिया जाए। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा फरवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में पूर्ण कराया जाए। प्रथम सेमेस्टर की जिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम खराब आया है एवं जिनकी प्रयोगात्मक परीक्षा छुटी हुई है उसे मार्च 2021 तक पूर्ण करा लिया जाए। चतुर्थ सेमेस्टर का पठन पाठन कार्य 20 जनवरी 2021 से शुरू कराया जाए। B.Ed 2019 परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। वहीं इन सभी मांगों पर कुल सचिव ने संज्ञान लिया एवं छात्र छात्राओं को उचित एवं त्वरित कार्यवाही तथा पूर्ण सहयोग का लिखित आश्वासन भी दिया। यहाँ पे बिना पढ़े आंसर्स को काट दिया जाता है और 2 गुणे 10 करके स्टार्टिंग में ही पहले पेज में ही नंबर दे दिया जाता है। ऐसे लगता है कि कॉपियों को तौल के किसी तरीके से के प्रभाव में आकर के कॉपियों को चेक किया जा रहा है। बिना पढ़े बिना देखे नंबर काट दिए जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये नंबर देने की प्रणाली खत्म हो, क्योंकि हम जो परीक्षा देंगे जिसके जरिए हम अपनी नौकरी पाएंगे उसमें मेरिट बनेगी और मेरिट ये B.Ed के नंबर ही बनेंगे। यहाँ पे जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं विद्यापीठ से उसमें B.Ed के छात्र छात्राओं को सबसे कम भी नंबर मिलता है तो वो 70% मिलता है जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। और जो B.Ed की प्रवेश परीक्षा यूपी में होती है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उसके जो टॉपर लोग हैं वो इस संकाय में पढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश के टॉपर इस संकाय में पढ़ रहे हैं और विद्यापीठ प्रशासन ये साबित करना चाहता है कि वो टॉपर और होनहार बच्चे विद्यापीठ में आकर के नकारे और निकम्मे हो गए। तो हमारी ये मांग है कि ये जो परीक्षा में नंबर देने की प्रणाली है ये बदली जाए। और हमारे कुछ परीक्षार्थी हैं जिनके परिणाम बहुत ख़राब आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में, उनका इम्प्रूवमेंट बाकी है, यानी दोबारा से परीक्षा होनी है, वो नहीं हो रही है। और उनके प्रैक्टिकल एग्जाम जो प्रयोगात्मक परीक्षा है वो भी अभी तक नहीं हुई हैं। हमारी ये मांग है कि इसको भी मई 2021 तक कंप्लीट करा लिया जाए, ताकि हम अपने जो आने वाले एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव उसमें बैठ सकें और हम भी शिक्षक बनने की जो हमारा सपना है और जो ख्वाब है उसको हम पूरा कर सकें। वाराणसी के नीची बाग स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने जन सुनवाई की। इस दौरान आए दिन अधिकांश शिकायतों से जलकर स्वास्थ्य विभाग एवं विद्युत विभाग की समस्याओं का संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जन सुनवाई के दौरान आए अधिकांश शिकायतों में जलकल स्वास्थ्य विभाग एवं विद्युत विभाग की समस्याओं का संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उक्त अवसर पर CMO डॉक्टर VV सिंह, महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, महानगर मंत्री डॉक्टर हरिकेशरी, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, मंडल अध्यक्ष गण नलीन नयन मिश्र, गोपाल गुप्ता व संदीप चौरसिया के साथ सैकड़ों नागरिक व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पूर्वांचल के पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले वॉलंटियर आशीष वर्मा को 15 जनवरी को लगाया जाएगा वैक्सीन का दूसरा डोज। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी के रहने वाले आशीष वर्मा, जो कि एक छात्र हैं और समाज सेवी भी हैं, इन्होंने अपना ह्यूमन बॉडी वैक्सीन ट्रायल के लिए भारत सरकार को खत के माध्यम से सूचित कर दिया था, जिसके बाद आशीष को पटना एम्स में बुलाकर वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। वहीं अब 15 जनवरी को आशीष को दूसरा डोज वैक्सीन का दिया जाएगा। इस दौरान आशीष ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई है। नॉर्मली जैसे टीका लगता है उसी प्रकार लगा। 1-2 दिन बुखार रहा, बाद में सब कुछ ठीक हो गया। वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे तक डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा था। मेरा नाम आशीष वर्मा, मैं सारनाथ का रहने वाला हूँ। आशीष जी, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ था जिसमें आपने पहला अपना नाम दर्ज कराया था, क्या है और कैसा लगा था? मैं पटना एम्स में 17 तारीख को जो स्वदेशी वैक्सीन नहीं आ रही कोरोना कोवैक्सीन बायोटेक की, उसका मैंने पहला डोज लिया हूँ। कैसा फील हुआ था, क्या लगा था? जो आम बात है, जो बच्चों को टीका लगता है तो दर्द होता है, वो लोग बच्चे बोल नहीं सकते हैं, हम लोग को पता चला दर्द बुखार हल्का था और कुछ नहीं। दूसरा डोज के लिए कब बुलाया गया? 15 दिसंबर को मेरा दूसरा डोज है, 28 दिन बाद। देखा जाए तो एक वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रम फैले हुए हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत लोग सोशल मीडिया के तहत मुझे बोल रहे थे, मैं उनको पोस्ट कर रहा हूँ कि मैं किया हूँ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही है जो फाइजर कंपनी का, मैं चाहूँगा फाइजर कंपनी का कोई वैक्सीन नहीं लगा है। स्वदेशी वैक्सीन बहुत अच्छा है। स्वदेशी वैक्सीन किसके माध्यम से? बायोटेक और ICMR, ये दोनों ने मिलकर बनाया है। वाराणसी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी साधन पर बनारस का अर्थतंत्र निर्भर है, जिससे पूरा पूर्वांचल प्रभावित होता है। लेकिन पीएम मोदी ने बनारस के किसानों को एक नया नाम दे दिया है, जिसे ब्रांड बनारस के नाम से जाना जाएगा। इस ब्रांड के जरिए किसानों की ऑर्गेनिक फसल को विदेशों में निर्यात किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पिछले वर्षों से ही हो गई है। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में जहां विकास का पहिया थम गया था, लेकिन बनारस के किसानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। इस धरती से पहली बार मिर्च और लंगड़ा आम विदेश में एक्सपोर्ट किया गया। इस पहली सफलता के बाद जिला प्रशासन इसे बढ़ावा देने लगी और किसानों की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुबई के बाद इंग्लैंड, ओमान और नए नए स्थानों में इसकी मांग बढ़ गई, जिसके बाद चंदौली का काला चावल ओमान और दुबई के लिए रवाना हुआ। वहीं केंद्र सरकार ने इस सफलता के बाद एपिडा का कार्यालय खोला, जहां किसानों से सीधे संवाद हो सके। इसके साथ ही एक्सपोर्ट करने के बाद व्यापारियों की मीटिंग भी की गई। इसके बाद इस मीटिंग में बनारस के आसपास के गांव को भी जोड़ा गया, जहां के प्रसिद्ध फसलों को विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए खाका खींचा गया। इसमें रामनगर के बैंगन, बनारस का हरा मिर्च, खीरा, बैंगन, लंगड़ा आम और इसके साथ ही चंदौली का काला चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस सफलता के बाद बनारस जिला प्रशासन ने इस व्यवसाय को नाम देने की कवायद शुरू की है, जिसे ब्रांड बनारस के नाम से जाना जाएगा। ऐसा है कि कोविड के पीरियड में जब एक व्यवस्था बन रही थी कि भी हम लोग का लोगों की आय में, खासकर किसानों के आय में एक बीच में थोड़ी सी कठिनाई आई थी, और तो उस दरमियान हम लोगों ने प्रयास किया कि क्यों न इनको एक्सपोर्ट से जोड़ा जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम लोग ने, और एपिडा जो भारत सरकार की संस्था, उसके सहयोग से यहाँ पर हम लोगों ने लोकल हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और हमारा जो इसमें एग्रीकल्चर प्रसार का जो विभाग है डीडी, उनके माध्यम से हम लोगों ने एक पूरी टीम बनाई और हम लोगों ने जगह जगह ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए, और उसमें जो एक्सपोर्ट्स के जो मानक होते हैं उनके लिए ट्रेन किया। यहाँ पे उनके अफसर्स को बुलवाया और उन एक्सपोर्टर्स की भी यहाँ पे मीटिंग 3 बार हम लोगों ने अपने यहाँ पे करवाई, और 1 बार हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग कराई, 3 बार हम लोगों ने एक्चुअल मीटिंग कराई जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और एक्सपोर्टर्स। और दूसरा जो काम अच्छा किया गया वो FPOs का किया गया। यहाँ पे पुराने FPOs भी थे, नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को संगठित किया गया, जिससे कि स्केल ऑफ इकोनॉमी मिल सके। ऐसा है कि अभी एक हमारी खेप
अभी उसमें बहुत सार्थक चर्चा चल रही है। हम लोगों ने कहा कि 4 खेप तो हमारी ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन 1 खेप की बहुत सार्थक हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई भी करने का प्रयास कर रहे हैं। रविवार को दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 15 दिवसीय ज्योतिष ज्ञान शिविर का समापन किया गया। इस दौरान प्रतिभागी बटुकों को प्रमाण पत्र दिया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष अमित कुमार शुक्ला उपस्थित रहे। समापन समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात मंगलाचरण का पाठ हुआ। तदुपरांत संयोजक आचार्य पवन शुक्ला ने अतिथियों व विद्वानों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ला ने कहा कि जन्म के समय जिन जिन रश्मि वाले ग्रहों की प्रधानता होती है, जातक का स्वभाव वैसा ही बन जाता है। भारतीय ज्योतिषों का अभिमत है कि मानव जिस नक्षत्र ग्रह वातावरण के तत्व प्रभाव विशेष में उत्पन्न एवं पोषित होता है, उसमें उसी तत्व की विशेषता रहती है। इस दौरान शास्त्रार्थ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने बताया कि ज्योतिष शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को ग्रहों की स्थिति, उनकी विलक्षणता, कुंडली निर्माण आदि सरल से सरल विधि द्वारा सिखाया गया है। मकर संक्रांति के बाद छात्र हित में पुनः ज्योतिष व कर्मकांड की कार्यशाला एवं शिविर का आयोजन होगा। अभिनंदन भाषण व कार्यक्रम का सफल संचालन दर्शन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर राघव शरण मिश्र ने किया। धन्यवाद ज्ञापन व्याकरण शास्त्र के आचार्य डॉक्टर शेष नारायण मिश्र ने किया। जी, अपना नाम और परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, प्राचार्य शास्त्रार्थ महाविद्यालय। गुरु जी, क्या प्रोग्राम है यहाँ पे आज? ज्योतिष विद्या का ज्ञान हर मनुष्य को आवश्यक होता है, किसी न किसी रूप में। सामान्य ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान दोनों के अलग अलग स्वरूप होते हैं। हमारा जितना भी तंत्र है भारतवर्ष का, सब हमारी गणना पर निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात आपको बता दूं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब नासा परीक्षण करता है तब वो लिख के देता है कि हाँ सूर्य ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। लेकिन हमारे ज्योतिष के पंचांगकार साल भर पूर्व ही तिथि, समय, नक्षत्र सब कुछ गणना के आधार पर घोषित कर देते हैं। बाद पर उससे रिसर्च करके तब नासा और अंतर वैज्ञानिक लोग अपना अपना प्रमाण देते हैं। तो ये हमारी बहुत मूलभूत विद्या है और अगर कहा जाए आज के आधुनिक परिवेश में तो ये कॉमर्शियल सब्जेक्ट संस्कृत भाषा के लिए जाना जाता है, जिसका आधार ये है कि हम अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं। कम से कम वो पंचांग देखना, अगर पंचांग देखना भी एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से जान जाए तो मैं समझता हूं कि आधा पंडित वो ज्योतिष का हो जाएगा, शुद्ध रूप से अगर वो पंचांग देख सके। क्योंकि पंचांग के से ही तिथि, वार, नक्षत्र, मुहूर्त सारी चीजें पंचांग पर ही निर्धारित होती हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे संस्कृत पढ़ने वाले छात्र जो गरीब घरों से आते हैं, उनकी आजीविका का एक साधन ज्योतिष बन जाता है। उसी आधार पर वो अपने गांव देहात में, शहर में, यज्ञ यागादि में भी वो प्रवीण हो जाते हैं। ज्योतिष की गणना के आधार पर तमाम चीजें ऐसी हैं जो हर मानव के साथ गुजरती हैं और उनका जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसी दिशा में यह प्रयास मैं कर रहा हूं और अभी तक भोलेनाथ की कृपा से मैं इस प्रयास को सफलतम स्थिति में देख रहा हूं। वाराणसी के सेवापुरी मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के गुरदासपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से दर्जनों गिलहरियों की हुई मौत। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। वाराणसी के सेवापुरी मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के गुरदासपुर गांव में बीती रात दर्जनों गिलहरियों के मरने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर गिलहरियों के शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय पशु चिकित्सालय जखनी ले गई, जहां पशु चिकित्सक डॉक्टर जमालुद्दीन द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। गिलहरी के मृत्यु का कारण पूछने पर पशु चिकित्सक डॉक्टर जमालुद्दीन ने बताया कि गिलहरियों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है, बर्ड फ्लू से नहीं। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगतुआ क्षेत्र में एमपी इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर कॉलेज का चेयरमैन कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसके संदर्भ में परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर चेयरमैन की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
एमपी इंफो एंड कंप्यूटर कॉलेज के चेयरमैन छात्राओं के साथ छेड़खानी किया करता था। इसी संदर्भ में परिजनों ने कॉलेज में पहुंचकर पूर्व विधायक एवं कॉलेज के चेयरमैन शंकर पाठक को जमकर पीटा। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी पिंडरा अभिषेक कुमार पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी हमें भी हुई है। वीडियो की जांच कराई जा रही है। फिलहाल पूर्व विधायक व चेयरमैन या लड़की दोनों में से किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की है। वहीं जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो बस उसको कहिए, वो क्वेश्चन आपने किया है उसको करेक्ट बोलिए, इनकरेक्ट मत बताइए। गलती किए तो बोलिए। 1500 वकील यहाँ अच्छी तरह से जानत हुआ, बस बता देती 1500 वकील यहाँ माफी मांगे पूरे माफी नहीं। चौबेपुर थाना के भगेतुआ में एमपी इंस्टीट्यूट के प्रबंधक के साथ मारपीट और उनके द्वारा छेड़खानी का जो आरोप लगा है उससे संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सत्यता की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष अभी पुलिस से के पास कोई तहरीर नहीं दिया है। जो भी बात सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।